So hello everyone. Today we are going to study about cache memory. हम लोगों ने पिछली क्लास में मेमोरी हायरार्की के बारे में पढ़ा था, तो उसमें सबसे टॉप पे पिरामिड में आता था हमारा इंटरनल मेमोरी, और इंटरनल मेमोरी के पार्ट होते थे रजिस्टर और कैश। तो कैश मेमोरी जो कि फास्टेस्ट मेमोरी होएगी, जो सीपीयू के अंदर होती है, आज हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग के पढ़ने का जो मैप रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा। पहले हम लोग कैश मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर वो कौन सी प्रॉपर्टी के कारण आई, यानी कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के बारे में देखेंगे। फिर एवरेज एक्सेस टाइम, हिट रेशियो, मिस रेशियो, उस पर एक क्वेश्चन रहेगा। फिर आएंगे लेवल ऑफ कैश, हमारे पास 3 लेवल होते हैं, L1, L2, L3, उसके बारे में। फिर कैश मैपिंग 3 टाइप की रहेगी, एसोसिएटिव, डायरेक्ट और सेट एसोसिएटिव, और इनके क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा पढ़ने का कुछ पैटर्न इस प्रकार रहेगा। ओके, नाउ लेट्स सी कैश मेमोरी। तो उससे पहले एक क्वेश्चन आता है कि जैसे जो हमारे सिस्टम में सीपीयू होता है, उसकी किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 0.5 नैनोसेकंड के आसपास होती है। और हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसके इंस्ट्रक्शन स्टैक के फॉर्म में मेमोरी में लोड होते हैं। फिर वहाँ ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन को पहले एग्जीक्यूट होना है वो आता है सीपीयू के पास। तो इस प्रकार से एग्जीक्यूट होता है। तो जब हमारा जो सीपीयू है उसकी किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की स्पीड 0.5 नैनोसेकंड यानी कि इतनी ज़्यादा है, और वहीं जो मेन मेमोरी है उसकी स्पीड रहती है कुछ 100 to 200 नैनोसेकंड की। तो इन लोगों की जो स्पीड है उसमें इतना मिसमैच होने के बाद भी हमारा जो सीपीयू है वो फास्टली कैसे सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर लेता है। रैम कंपैरेटिवली इतनी स्लो है, तो क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि सीपीयू को भी स्लो करना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमारा एक बीच में एक कंपोनेंट आता है, जिसे हम लोग कैश मेमोरी बोलते हैं। तो यहीं से कैश मेमोरी आया था, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि आफ्टर ऑल सीपीयू किसी भी काम को जल्दी कर सकता है, लेकिन अगर हम उसको जो काम है वही स्लो में देंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो ये वाली प्रॉब्लम ना आए, इसलिए कैश मेमोरी को लाया गया बीच में। तो लेट्स सी। तो कैश मेमोरी हमारी क्या है? बेसिकली जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा होता है, जो बार बार यूज़ होता है किसी भी प्रोग्राम में, तो उसको जो सीपीयू होता है वो मेमोरी से उठा के कैश में सेव कर देता है, ताकि एक बार जैसे वो मेमोरी में गया तो उसे ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन जो कैश होती है वो नियरेस्ट होती है सीपीयू के, तो उसमें जब कोई डेटा सेव हो गया तो अब सीपीयू को नेक्स्ट राउंड में जैसे वो डेटा को लेना होगा तो उतना टाइम नहीं लगेगा, तो ओवरऑल इससे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो वही मैंने लिखा है, फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन ए स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी कॉल्ड कैश मेमोरी। और ये जो कैश मेमोरी हमारी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस नाम की प्रॉपर्टी होती है उससे आई है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ऐसा है सिंपल सा कि मान लेते कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर यूज़ हुआ है तो हाई चांसेस हैं कि वो इंस्ट्रक्शन उस प्रोग्राम के दौरान दोबारा भी यूज़ हो सकता है, और उसके जो आसपास के जितने इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी यूज़ हो सकते हैं। तो यहीं से आया, इफ़ वन इंस्ट्रक्शन इज़ बीइंग एक्सिक्यूटेड देन देयर इज़ अ हाई चांस फॉर इंस्ट्रक्शन अराउंड इट टू बी एक्सिक्यूटेड एज वेल। तो यहाँ से हमारे पास 2 प्रकार की लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की प्रॉपर्टी आएंगी, स्पेशियल और टेम्पोरल लोकेलिटी। उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। सो लूप्स आर रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड, और एरेज में भी हम लोग देख सकते हैं उनके जो नियरेस्ट डेटा होते हैं। तो लूप्स वाला एग्जांपल में क्या होगा कि सेम डेटा बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये हमारा टेम्पोरल लोकेलिटी में आ जाएगा। और जो एरेज हैं वो लीनियरली डेटा अरेंज रहता है, तो मतलब एक अगर डेटा यूज़ हो रहा है तो उसके अराउंड जो डेटाज हैं वो भी यूज़ हो रहे हैं, तो ये हमारा स्पेशियल लोकेलिटी में आ जाता है। यहाँ पर एक डायग्राम से पहले सिंपल समझते हैं। ये जैसे मान लेते CPU प्रोसेसर की चिप है, फिर ये मेन मेमोरी है, और यहाँ कैश है। तो जब भी कोई डेटा हमें चाहिए होता है सीपीयू को मेमोरी से, तो वो डेटा पहले जाके कैश में जाता है। पहले तो वैसे सीपीयू चेक करेगा कि कैश में वो डेटा ऑलरेडी है कि नहीं है, अगर होता है तो यहीं से वो लेके चला जाता है, तो यहाँ कम टाइम लगता है, बढ़िया। लेकिन मान लेते हैं अगर वो डेटा यहाँ नहीं है, तो वो डेटा पहले मेन मेमोरी से लोड हो जाता है कैश में, फिर कैश से अगेन सीपीयू लेता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक बार जो फेच टाइम है वो लगेगा मेन मेमोरी टू कैश वाला, और फिर क्या, फिर सीपीयू से डायरेक्ट सीपीयू प्रोसेसर में जाएगा। Okay, so cache is small size faster memory. It is placed between main memory and CPU. High speed volatile memory होती है, contains most frequently accessed instruction and data. और यहाँ पर जो कैश होती है that is located inside the CPU chip और in the motherboard. हमारे पास जो कैश है उसके भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो लेवल 1 और लेवल 2 होते हैं उन्हें पहले इंटरनल कैश बोला जाता था, क्योंकि ये इनसाइड द CPU होते हैं, और लेवल 3 को एक्सटर्नल कैश बोला जाता था क्योंकि ये मदरबोर्ड में लगे रहते थे। लेकिन जो पुराने हमारे प्रोसेसर्स होते थे अराउंड 2010 और उससे भी पहले के, तो उनमें ऐसा होता था। लेकिन जो अब हमारे नए मॉडर्न CPUs हैं उनमें तीनों के तीनों लेवल हमारे CPU के अंदर ही होते हैं।
तो इस प्रकार का कुछ हमारा डायग्राम रहता है कि जो CPU है और मेन मेमोरी है उसके बीच में ऐसे L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश रहता है। यहाँ पर वही रहता है कि L1 फास्टेस्ट, फिर L2, फिर L3। ये जितने भी तीनों कैशेस हैं इनके बारे में हम लोग डिफ्रेंशिएशन आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वर्किंग ऑफ कैश मेमोरी। तो हम लोगों ने पीछे ब्रीफली देख लिया था कि किस प्रकार कैश मेमोरी आया और क्यों कैश मेमोरी CPU और मेन मेमोरी के बीच में है, और कैश मेमोरी कैसे CPU को जो एक्सेस टाइम होता है वो कम कर देता है और परफॉर्मेंस बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो उसी को हम लोग डिटेल में फिर से पढ़ते हैं। So if some data or instruction are needed by CPU, then CPU initially looks for that data in the cache. So there is a chance कि वो जो डेटा लुक कर रहा है CPU कैश में वो हो सकता है उसे मिल जाए और हो सकता है ना मिले। तो यहाँ से हिट रेशियो और मिस रेशियो आता है, कैश हिट कैश मिस, तो उसे हम लोग आगे देखेंगे। So if the data is there, then CPU retrieves it and starts processing. But if the data is not there, then the CPU accesses the system's main memory and then puts a copy of the new data in the cache before processing it. Next time, if the CPU needs to access the same data again, it will just retrieve data from cache instead of going through the whole loading process again. तो इसे सिंपल शब्द में समझे तो मान लेते हैं कि हमारे CPU को कोई डेटा चाहिए, तो वो डेटा सबसे पहले अपने नियरेस्ट जो मेमोरी है, जो कैश मेमोरी होती है, उसमें देखेगा। अगर कैश मेमोरी में मिल गई तो बढ़िया है, हिट हो गया कैश। अगर नहीं मिला तो पहले जाएगा यहाँ, मतलब फिर कैश मिस हो गया तो फिर वो मेन मेमोरी में जाएगा, उस डेटा की एक कॉपी कैश में क्रिएट करेगा। अब ये प्रोसेस इसलिए नेसेसरी है कि मान लेते हैं वही डेटा हमें नेक्स्ट किसी प्रोसेस में, कोई इंस्ट्रक्शन में अगेन यूज़ करना है, तो अगेन फिर से CPU को मेन मेमोरी तक की जाना पड़ेगा, फिर उतना टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर मेन मेमोरी से उसने एक कॉपी जनरेट करी, कैश मेमोरी में सेव कर दी, तो जब नेक्स्ट टाइम उस डेटा को अगेन यूज़ करना होगा तो CPU को टाइम कम लगेगा। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हम लोग कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि वही मेन मेमोरी से हमने डेटा उठाया, कैश मेमोरी में कॉपी किया, सो द डेटा ट्रांसफ़र इज़ इन ब्लॉक्स। और वहीं पर जब CPU और कैश मेमोरी के बीच में कोई डेटा ट्रांसफ़र होता है, मतलब कैश मेमोरी से कुछ डेटा CPU ने फेच किया या रिट्रीव किया, सो दैट डेटा ट्रांसफर्स इन वर्ड्स। ओके, नाउ लेट्स सी कैश परफॉर्मेंस और हिट रेशियो, हिट मिस रेशियो, इन सब के फॉर्मूले देखेंगे, फिर एवरेज एक्सेस टाइम देखते हैं। सो कैश परफॉर्मेंस इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हिट रेशियो, मतलब ओवरऑल जब हमें जैसे कोई डेटा चाहिए और वो कैश मेमोरी में मिल गई तो यहाँ पे इसे कहते हैं कैश हिट, और अगर नहीं मिली तो कैश मिस। सो अगर कैश हिट होने के चांस जितनी ज़्यादा होंगे उतना हम लोग कहेंगे कि जो कैश की परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा है। सो इफ CPU wants to access some word in cache memory and it successfully retrieves that data, then it is called cache hit, otherwise it's called cache miss. तो यहाँ पर हमारे फिर आते हैं हिट रेशियो और मिस रेशियो। सो कैश हिट क्या था कि अगर हमें जो भी वर्ड मान लीजिए ढूंढना है वो मिल गया कैश में तो हिट हो गया, नहीं मिला तो मिस हो गया। तो यहाँ से हिट रेशियो आता है। सो हिट रेशियो नथिंग बट टोटल हिट्स डिवाइड बाय टोटल हिट्स प्लस टोटल मिस, यानी कि जितनी बार भी हमारा जो CPU के रेफरेंसेस हैं वो गए हैं तो वो हो गया हमारे टोटल हिट्स प्लस टोटल मिस और नंबर ऑफ हिट्स। तो इसे हम लोगों ने स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर वही मैंने टोटल नंबर ऑफ CPU रेफरेंसेस लिखा है। फिर इसका मिस रेशियो आता है, इसमें कितने नंबर ऑफ मिस हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल हिट्स प्लस टोटल मिस, मतलब वही कि नंबर ऑफ मिस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ CPU रेफरेंसेस। अगर हम लोग हिट रेशियो को h लिख रहे हैं और मान लेते हैं जो मिस रेशियो होता वो m होता, तो h प्लस m हमारा 1 ही तो होता, तो इसीलिए मैंने जो मिस रेशियो है उसे 1 माइनस h लिखा है। अब यहाँ पर आता है कैश एक्सेस टाइम और कैश हिट टाइम। सो इट्स बेसिकली द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस वर्ड फ्रॉम द कैश। अब हमारी कैश से किसी भी वर्ड को अगर CPU को लेना है तो उस दौरान कितना टाइम लगा, वो हो गया कैश एक्सेस टाइम। फिर मिस पेनल्टी और कैश मिस टाइम पेनल्टी। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास मान लेते हैं कैश में कोई डेटा या वर्ड नहीं मिला तो वहाँ मिस होता है, तो जब मिस होएगा तब जाना पड़ेगा हम लोग को मेन मेमोरी के पास। तो मेन मेमोरी से फिर वो डेटा जाएगा कैश में, फिर जाएगा हमारा CPU में। तो अगेन दैट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू फेच द रिक्वायर्ड ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो ये आता है मिस पेनल्टी और कैश मिस टाइम पेनल्टी। तो यहाँ पर एवरेज एक्सेस टाइम का फॉर्मूला ये आता है, हिट रेशियो इंटू कैच एक्सेस टाइम प्लस 1 माइनस हिट रेशियो, बेसिकली दैट इज़ द मिस रेशियो इंटू मिस पेनल्टी। मिस पेनल्टी हमारा टोटल टाइम हो गया कि जो हमारा कैश एक्सेस टाइम था प्लस मेन मेमोरी से जो ब्लॉक को फेच करके लाए वो टाइम। सो इट्स
हिट रेशियो को एच से रिप्रेजेंट किया, एच इंटू टी सी, टी सी इज़ द कैश एक्सेस टाइम, प्लस 1 - h इज़ द मिस रेशियो, इंटू टी एम। टी एम यहाँ पर टोटल टाइम ऑफ पेनल्टी है, यानी कि हम लोग इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, एच इंटू टी सी प्लस 1 - h इंटू टी एम को हम लोग लिख सकते हैं टी सी प्लस जो भी हमारा मेन मेमोरी में फेच करने का टाइम आया वो, तो इस प्रकार आ जाएगा। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल ऑन एक्सेस टाइम। तो यहाँ पर दिया है द एक्सेस टाइम ऑफ कैश मेमोरी इज़ 100 नैनोसेकंड एंड एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी इज़ 1000 नैनोसेकंड. It is estimated that 80% of memory requests are for the read and remaining 20% requests are for write. The hit ratio for the read access is only 0.9. A write through procedure is used. तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है राइट थ्रू प्रोसीजर, ये इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो हमारे पास दो प्रकार से कैश से जो भी डेटा अपडेट होता है कैश में, वो दो प्रकार से जाता है मेन मेमोरी में। पहला है राइट बैक और राइट थ्रू। सो राइट बैक में क्या होता है कि हमारा जो भी डेटा अपडेट हुआ है कैश में वो तुरंत के तुरंत नहीं जाता है या फिर अपडेट नहीं होता है मेन मेमोरी में। सो राइट बैक को हम लोग कॉपी बैक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि व्हेन सीपीयू राइट्स डेटा और अपडेट्स डेटा, देन दैट डेटा इज़ ओनली अपडेटेड और रिटर्न इन द कैश। मेन मेमोरी इज़ नॉट अपडेटेड इमीडिएटली। और जब हम लोग का ये जो कैश ब्लॉक है जब वो रिप्लेस होता है देन द मेमोरी इज़ अपडेटेड, मतलब डेटा जो है वो मेन मेमोरी में तब अपडेट होता है। फिर यहाँ पर जो यूज़ किया गया वो है राइट थ्रू प्रोसीजर। राइट थ्रू प्रोसीजर में क्या होएगा कि कुछ भी जैसे डेटा अपडेट किया गया कैश में तो वो इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा मेन मेमोरी में। तो वही डेटा इज़ रिटर्न टू कैश by the CPU or updated by the CPU, then at the same time that data is returned to the main memory. So both cache and RAM always contain the same updated value. Okay, तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें क्या है, तीन पार्ट हैं। What is the average access time of the system considering only main memory read cycles? What is the average access time of the system for both read and write cycles? What is the hit ratio taking into consideration the write cycles? तो पहला क्वेश्चन है कि हमें एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम कंसीडरिंग ओनली मेन मेमोरी रीड साइकिल, यानी कि रीड साइकिल से रिलेटेड जो एवरेज एक्सेस टाइम है वो बताना है। तो हमारे एवरेज एक्सेस टाइम का क्या है फॉर्मूला? एवरेज एक्सेस टाइम इज इक्वल्स टू जो हमारी कैश मेमोरी का टाइम है, यानी कि कैश एक्सेस टाइम into hit ratio plus miss ratio into miss penalty time। यानी कि इसको और ढंग से लिखें, हम लोग जो हिट रेशियो है उसे एच से रिप्रेजेंट कर देंगे, जो मिस रेशियो है वो ऑटोमेटिकली 1 - h हो जाएगा। जो कैश एक्सेस टाइम है उसे टी सी से मैं लिख देता हूँ। सो टी सी इंटू एच प्लस 1 - h इंटू मिस पेनल्टी टाइम। मिस पेनल्टी टाइम क्या हो जाएगा, हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। जब भी हमारा कैश में कोई डेटा नहीं मिला तो वो कैश मिस हुआ, तो फिर वो डेटा पहले जाके वो मेन मेमोरी में देखेगा, यानी कि अब जो मेन मेमोरी तक की का एक्सेस टाइम है वो भी आ गया। फिर वो जाके डेटा को राइट कर देगा कैश में, फिर वहाँ से सीपीयू एक्सेस कर लेगा। तो ओवरऑल जो मिस पेनल्टी टाइम है वो कैश का जो एक्सेस टाइम प्लस जो मेन मेमोरी में जाने का ब्लॉक को लाने का टाइम है वो हो गया। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूला हो गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें टी सी यानी कि जो कैश एक्सेस टाइम है वो 100 नैनोसेकंड दिया है। फिर जो टी एम एम यानी कि मेन मेमोरी है वो हमें 1000 नैनोसेकंड दिया है। हमारे क्वेश्चन में बोला था कि द हिट रेशियो फॉर रीड एक्सेस इज़ ओनली 0.9, यानी कि h इज़ 0.9। सो 1 - h इज़ 0.1, यानी कि जो हिट रेशियो है और मिस रेशियो है वो हमें मिल गया। अब क्या सिंपली फॉर्मूला इनपुट कर देंगे। सो टी सी इज़ 100 इंटू 0.9 प्लस 0.1 और यहाँ पर दोनों का समेशन यानी कि 1100। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 9 10 प्लस 10। तो हमारे पास 200 नैनोसेकंड आ गया। सो
जो टोटल रीड एक्सेस टाइम आया वो है 200 नैनो सेकेंड। रीड से रिलेटेड था तो यहाँ पर हमने उसे टोटल रीड एक्सेस टाइम बोल दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने बोला है व्हाट इज़ द एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम फॉर बोथ रीड एंड राइट साइकिल्स। तो यहाँ पर राइट साइकिल ही बोला है, तो इसके लिए भी हमको टोटल राइट एक्सेस टाइम भी चाहिए होगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल राइट एक्सेस टाइम है वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम टाइम ऑफ टी सी कॉमा टी एम एम। यानी कि जो राइट करना है वो क्या होएगा कि हमारा पहले कैश में कुछ राइट होएगा, फिर राइट थ्रू प्रोसेस है तो वो फिर जो डेटा है वो इमीडिएटली मेन मेमोरी पे भी राइट होगा। तो मेन मेमोरी में राइट करने के लिए उसे 1000 नैनो सेकेंड का टाइम लग जाएगा। सो जो लार्जेस्ट है हमारा कैश मेमोरी और मेन मेमोरी एक्सेस टाइम का, उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे एज टोटल राइट एक्सेस टाइम। सो मैक्सिमम ऑफ क्या था 100,000, तो ये आ गया 1000 नैनो सेकेंड टोटल राइट एक्सेस टाइम। सो लेट्स मूव टू द बी पार्ट। उसमें था कि हमें एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम बताना है, जिसमें मतलब हम लोग दोनों के दोनों रीड और राइट ऑपरेशन दोनों कंसीडर कर रहे हैं। तो एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ बोथ सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली हो जाएगा टाइम फॉर रीड प्लस टाइम फॉर राइट। टाइम फॉर रीड निकालते हैं, अब क्या है टाइम फॉर रीड हम लोगों ने अभी ऊपर यहाँ कैलकुलेट किया था टोटल रीड एक्सेस टाइम। तो टोटल रीड एक्सेस टाइम, और क्वेश्चन में हमारे पास एक चीज़ दी थी कि जो 80% रिक्वेस्ट हैं वो हैं रीड के लिए और 20% जो बची वो है राइट के लिए। तो यहाँ पर सिंपली 80% या 80/100 हो जाएगा। तो ये आया 200 इंटू 80/, तो 160 नैनो सेकेंड इधर आ गया। फिर अब बारी आएगी राइट की। टोटल राइट एक्सेस टाइम 20% रिमेन है तो 20/100। तो टोटल राइट एक्सेस टाइम 1000 आ गया था, 20/100 ये आ गया 200 नैनो सेकेंड। सो एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ बोथ क्या हो जाएगा, दोनों का बेसिकली समेशन। आंसर आ गया 360 नैनो सेकेंड। फिर जो थर्ड पार्ट उसने बोला है कि व्हाट इज़ द हिट रेशियो टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द राइट साइकिल्स। अब यहाँ पर हिट रेशियो ओवरऑल दोनों का पूछा गया है, राइट साइकिल को भी कंसीडर करना है। सो हिट रेशियो हम लोग बोल सकते हैं जो भी हमारा हिट रेशियो था रीड के लिए, हिट रेशियो ऑफ रीड, और यहाँ पर जो हिट रेशियो ऑफ राइट है वो नहीं है। अब उसके ना होने का कारण क्या है, उसको लिया जाएगा ज़ीरो, क्योंकि जब हमारे पास मान लेते हैं कि कैश में कोई डेटा मिस हो गया है तो वो डेटा एट दी एंड कहाँ जाएगा, डेटा वो डायरेक्ट मिलेगा हमारा मेन मेमोरी में। तो वो मेन मेमोरी में चला गया, कैश से हट गया, तो हिट वाला कंसेप्ट ही हट गया। तो यहाँ पर हिट रेशियो राइट साइकिल के लिए हम लोग का ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे पास जो रिक्वेस्ट में था उसमें 80% यहाँ दिया था प्लस हिट रेशियो ऑफ राइट ऑपरेशन, और ये हमारा 20% था। सो हेयर हिट रेशियो राइट साइकिल्स आर ऑलवेज ज़ीरो। तो यहाँ से जो ओवरऑल हिट रेशियो आ जाएगा वो है हिट रेशियो ऑफ रीड जो कि था 0.9 इंटू 80/100
प्लस हिट रेशियो ऑफ राइट जो कि 0 हो जाएगा इंटू 20%, 0.72 आ गया हमारा यहाँ पर ओवरऑल हिट रेशियो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइट साइकिल्स. ओके, now let's see the next topic, that is the locality of reference property in cache memory. So जो कैश मेमोरी है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल पे काम करती है, इसे हम लोग लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. अब यहाँ पर इसे हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी भी बोला है. So it is a term for that phenomena in which the same values or related storage locations are frequently accessed depending on the memory access pattern, or locality of reference is the tendency of the processor to access the set of memory location repeatedly over a short period of time. तो सिंपल वर्ड्स में देखें तो इसका यही मतलब है कि कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो मान लेते कोई मेमोरी लोकेशन पे जाके कुछ इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो उस मेमोरी के अराउंड जो डेटाज हैं उनको और उसी सेम मेमोरी लोकेशन को रिपीटेडली एक्सेस करेगा. तो यहाँ पर इससे आता है हमारा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रोग्राम को लोड किया. अब उस प्रोग्राम में मान लेते कोई लूप रन कर रहा है, तो लूप में क्या होएगा कि पहले कोई काउंटर वेरिएबल आई आया तो उसको उसे कैश में लोड कर दिया, क्योंकि जब वो आई अपडेट होएगा तो बार बार वही जो वैल्यू है उससे हमारा लूप चलेगा, तो वो कैश में रहेगा तो जल्दी सीपीयू उसको ले पाएगा, तो इससे जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी. फिर रिलेटेड लोकेशंस आर एक्सेस्ड, इसको हम लोग एरे के एग्जांपल से भी देख सकते हैं. तो ये एक फॉर का लूप है जिससे ये और एरे इनको हम लोग और अच्छे से भी देखते हैं, जो इसके दो टाइप हैं लोकेलिटी की, दो टू टाइप्स ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, टेम्पोरल लोकेलिटी एंड स्पेशियल लोकेलिटी. सो टेम्पोरल लोकेलिटी सिंपली ये बोलती है कि मान लिया कोई भी मेमोरी या इंस्ट्रक्शन कोई भी डेटा अगर एक बार एक्सेस हुआ है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो डेटा अगेन एक्सेस होएगा. सो इफ CPU during execution of a program access a memory address, then there is a good chance it will access same address again. So it refers to the reuse of specific data resource within a short period of time. तो यहाँ पर अब लूप का एग्जांपल आया जो हम लोग पीछे देख रहे थे. जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोगों ने एक कोई भी वेरिएबल डी डिक्लेयर कर दिया, इसकी वैल्यू 1 है और उसको अब हम एक लूप के अंदर प्रिंट कर रहे हैं. तो यहाँ पर i इक्वल टू 0 से i लेस देन 10 है, यानी कि ये टोटल 10 बार चलेगा. i 0 से 9 तक की वैरी करेगा और हर वैल्यू पे d को प्रिंट करेगा. यहाँ पर printf d मैंने लिखा है. तो जो d वैल्यू है वो सेम वैल्यू बार बार एक्सेस हो रही है. सो printf यहाँ पर हमारा जो इसका आउटपुट होगा वो कुछ ऐसे 1 1 1 10 बार से 1 1 प्रिंट होएगा. तो यहाँ पर d की वैल्यू को बार बार CPU ने एक्सेस किया. तो ये हमारा एक बेस्ट एग्जांपल हो गया टेम्पोरल लोकेलिटी के लिए. सो नाउ लेट्स सी स्पेशल लोकेलिटी. तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा मान लेते हैं कोई CPU कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा को कहीं मेमोरी लोकेशन पे एक्सेस करेगा, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि जिस भी लोकेशन पे उसने वो डेटा को एक्सेस किया है तो उसके जो अराउंड डेटा है वो भी एक्सेस होए या यूज़ हो सकता है इन फ्यूचर. सो if CPU during the execution of a program accesses one memory address, then there is a high chance that it will access other nearby addresses as well. So it refers to the use of data elements within relatively close storage location. जैसे हम लोग की एरे में होती है. एरे क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास सिमिलर या सेम डेटा टाइप के जो भी वैल्यूज़ हैं वो कंसेक्यूटिव मेमोरी में लोकेटेड रहते हैं. तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, जैसे मान लेते कोई सा सम कैलकुलेट करना है एरे का, तो हम लोगों ने इनिशियली जो सम है उसको 0 ले लिया, एक फॉर लूप चलाया i इक्वल्स टू 0 से जो भी हमारी एरे लेंथ n है. तो हम लोग बार बार क्या करेंगे, जो भी एरे का बेस एड्रेस है वहाँ से लेके जो भी उसका लास्ट तक की सारी लोकेशंस को एक्सेस करेंगे. तो यहाँ क्या हुआ कि एक हमें एड्रेस मिला और उसके हमने आसपास के सारे एड्रेस की लोकेशंस पे जाके जो भी डेटाज हैं उनको एक्सेस किया और सम में ऐड किया. तो इस प्रकार से हमारा एरे एक एग्जांपल हो गया. फिर हमारी कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होएगा वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के रूप में टूट के आता है और लोड होता है मेमोरी में. तो इसमें भी जैसे मैंने कोई इंस्ट्रक्शन I1 जब एग्जीक्यूट किया तो ऑब्वियसली जब I1 एग्जीक्यूट होएगा तो उसके नीचे के जितने इंस्ट्रक्शंस हैं I2 I3 I4 I5 ये भी तो एग्जीक्यूट होंगे. सो एवरी प्रोग्राम एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी. यूजुअली इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस. तो ये हो गया हमारा स्पेशल लोकेलिटी. ओके, नाउ लेट्स सी लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी. हम लोगों ने पीछे स्टार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करा था
ब्रीफली कि कैसे जो भी कैश होते हैं वो L1, L2, L3 इस लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं। सो मॉडर्न प्रोसेसर्स में कैश मेमोरी मल्टीपल लेवल्स में, वही हमारा L1, L2, L3। सो L1 या फिर लेवल 1 कैश, यहाँ पर इट इज़ द फास्टेस्ट एंड इट इज़ यूजुअली विद इन द प्रोसेसर। Typically it ranges in size from 8 KB to 64 KB and uses high speed SRAM, that is static RAM, instead of the slower and cheaper DRAM या फिर डायनामिक रैम यूज़, जो कि मेन मेमोरी के लिए यूज़ होती है। इट इज़ रिफर टू एज द इंटरनल कैश और प्राइमरी कैश। तो ओवरऑल यहाँ पर जो हमारा लेवल 1 है, अगर इसे भी हम लोग एक पिरामिड की तरह देखें, जैसे हम लोगों ने मेमोरी हायरार्की में देखा था, तो इस तरीके से मान लेते हैं पिरामिड। फिर ये है L1, ये है L2, ये है L3। तो इसमें भी सिमिलर ही हमारी प्रॉपर्टीज़ चलेंगी कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा जो साइज़ है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, और स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करेगी। यानी कि जो हमारा किसी भी कंटेंट को एक्सेस करना है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि उसी हिसाब से जो हमारा L1 है वो ज़्यादा महंगा होना चाहिए, फिर L2 उससे सस्ता, और L3 इन तीनों में सबसे चीपर होनी चाहिए। यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी है कि जो ये कैश या फिर तीनों लेवल के कैश हैं, इनको हम लोग हाई स्पीड एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम से बनाते हैं। सो यस, जो तीनों के तीनों कैश हैं वो हमारे जो सिस्टम में मेन मेमोरी में डी रैम यूज़ होता है यानी कि डायनामिक रैम, उसके द्वारा नहीं बनती है, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम से बनती है। अब ऐसा क्यों? तो स्टैटिक रैम और डी रैम के बारे में थोड़े से हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं कि क्यों हम लोग एस रैम यूज़ कर रहे हैं और क्यों एस रैम के यूज़ होने से ये जो मेमोरी है वो फास्ट हो जाती है। सो एस रैम में जो बिट्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं वो स्टोर होती हैं, और वो तब तक स्टोर रहती है जब तक हम लोग पावर सप्लाई को कट ना कर दें। और स्टैटिक है यानी कि जो भी डेटा स्टोर हो गया वो वहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। लेकिन जैसे जो डी रैम होती है उसका नाम ही है डायनेमिक रैम। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो कैपेसिटर होते हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो चार्ज के रूप में स्टोर होती है, और टाइम के साथ वो जो चार्ज है वो कैपेसिटर लूज़ करता जाता है, तो जो मेमोरी है वो इरेज होती रहती है, तो उसे कई बार उसी जगह पे रिफ़्रेश करना पड़ता है वैल्यू को। तो जैसे हमारी एस रैम में कोई भी डेटा एक बार सेव हुआ तो वहीं पर रहेगा, वैसे ही डी रैम में हमारा जो डेटा सेव हुआ है वो टाइम के साथ कह सकते हैं डिटोरिएट करेगा। सो द मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश 1000 ऑफ टाइम पर सेकेंड। इस कारण से जो हमारी डी रैम है वो स्लोअर हो जाती है कंपेयर टू एस रैम। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लेवल, लेवल 2 कैश और L2 कैश। सो L2 कैश इज़ लार्जर बट स्लोअर देन L1 कैश, stores recently address information, also known as secondary cache. It is designed to reduce the time needed to access data in cases where data has already been accessed previously। मतलब वही हो गया कि हमारा जैसे सीपीयू को डेटा चाहिए तो वो पहले कैश में दिखेगा, कैश में नहीं मिला सो कैश मिस, फिर वहाँ से क्या करेगा, सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से वो डेटा सीपीयू नहीं सॉरी मेमोरी में जाएगा, मेमोरी से सीपीयू वो डेटा पहले कैश में डालेगा। तो यहाँ पर ये डेटा चला गया, तो एक बार उसका जो टाइम मेमोरी में जाने के लिए लगा वो आया, फिर जब एक बार कैश पे वो सेव हो गया तो अब नेक्स्ट टाइम जब वो डेटा हमें चाहिए होगा तो वो कैश में जाएगा, तो यहाँ पर अब कम टाइम लगेगा। तो यानी कि ओवरऑल टाइम सिर्फ एक बार ज़्यादा लगा जब उसने फर्स्ट टाइम उस डेटा को मेन मेमोरी से एक्सेस किया। तो यहाँ पर वही लिखा है कि जो भी हमारा डेटा एक बार सीपीयू एक्सेस कर चुका है उसे वो सेव कर देता है कैश में, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो उसकी ज़रूरत पड़े तो वो जो प्रीवियसली एक्सेस डेटा है वो जल्दी मिल जाए। तो वो जो डेटा है वो L2 कैश में सेव किया गया। सो L2 कैश कम्स बिटवीन L1 एंड रैम, मतलब वही हमारा सीपीयू हो गया, फिर L1 हो गया, फिर L2 होगा, फिर L3 होगा, फिर रैम होगा। इट इज़ बिगर देन प्राइमरी कैश। तो कुछ इस टाइप का, ये सीपीयू, ये L1, ये L2 और रैम। टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 64 KB to 4 MB। नाउ लेवल 3 या L3 कैश। So L3 cache memory is an enhanced form of memory present on the motherboard of the computer। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो L3 कैश है वो मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर में प्रेजेंट है। ये एक्चुअली आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है अगेन, क्योंकि जो हमारे मॉडर्न सीपीयूज आते हैं उसमें जो तीनों कैश के लेवल होते हैं वो सबके सब सीपीयू के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। सो L3 कैश इज़ बिल्ट इनटू द मदरबोर्ड, अगेन आउटडेटेड। It is used to feed the L2 cache and it is typically faster than system's main memory but slower than L2 cache. It has more than 3 MB of storage in it. Not all processors have L3 cache because it is used to enhance the performance of L1 and L2 cache. Okay.
सो हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसे हम लोग एक टेबल के फॉर्म में समराइज़ कर लेते हैं। हमारे पास 3 प्रकार के कैश लेवल्स हैं, L1, L2, L3। पिरामिड के द्वारा हम लोगों ने समझ लिया कि जो L1 है वो जहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगा होएगा और साइज़ में सबसे कम होएगा और सबसे ज़्यादा फास्ट होएगा। फिर L2 बीच में आ जाएगा और L3 हमारा सबसे ज़्यादा चीपर, सबसे ज़्यादा साइज़ में होगा और इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्लो होगा। सो स्पीड के टर्म्स में देखें तो हमारा L1 कैश इज़ फास्टेस्ट, देन L2 कैश इज़ स्लोअर देन द L1 कैश एंड L3 कैश इज़ द स्लोवेस्ट तीनों से। फिर साइज़ में देखें तो हमारा जो L1 कैश है वो स्मॉलेस्ट है और साइज़ हम लोग देख सकते हैं 32 से 128 KB पर कोर रहता है। वहीं पर जो हमारा L2 कैश है वो ऑब्वियसली हमारे L1 कैश से ज़्यादा रहेगा, यानी कि लार्जर देन L1। फिर यहाँ पर जो उसका स्टोरेज है वो 256 KB टू 2 MB पर कोर रहता है। फिर उसके बाद हमारा जो L3 कैश है वो लार्जेस्ट है साइज़ के हिसाब से और ये 4 MB से 64 MB सारे कैश में सारे कोर्स में यानी शेयर्ड होता है। फिर आया हमारा लोकेशन। सो तीनों के तीनों जो कैश हैं वो हमारे CPU के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इनसाइड CPU कोर एंड द L3 कैश इज शेयर्ड बिटवीन ऑल द कोर्स। फिर यहाँ पर जो लेटेंसी है उसकी बात करें, जो हमारा L1 कैश है वो किसी भी डेटा को जल्दी फेच करके CPU को दे देगा, यानी कि वो कम साइकिल्स में देगा। सो वही हमारा लेटेंसी 1 to 4 साइकिल्स है L1 कैश के लिए, 10 to 20 साइकिल्स है L2 कैश के लिए और 30 to 50 साइकिल्स है L3 कैश के लिए। पर्पस क्या है हमारे L1 कैश का कि इमीडिएटली जो डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन CPU को चाहिए वो हमारा L1 कैश देगा। फिर जो भी हमारे L1 कैश का बैकअप होगा वो L2 कैश में रहेगा। फिर जो भी हमारे स्टोरेज शेयर हो रहा होगा कोर्स के बीच में और रैम से पहले वो हमारा स्टोर होएगा L3 कैश में। और जो भी हमारी मेमोरी यूज़ होती है इनको बनाने के लिए वो है SRAM, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसकी हायरार्की कुछ इस टाइप की होगी, पहले CPU कोर, उसके सबसे नियरेस्ट L1 कैश, फिर उसके बाद L2 कैश, फिर L3 कैश, फिर मेन मेमोरी यानी कि DRAM। अब जैसे हम थोड़ा वो चेक कर रहे थे तो हमारे जो लैपटॉप में प्रोसेसर है वो है Ryzen 7 4800H। तो इसमें मैंने कैश के लेवल्स देखे तो L1, L2, L3 कैश इसमें भी है और वो जो CPU चिप है उसके अंदर प्रेजेंट है। और इसमें L1 कैश के अंदर 64 KB पर कोर है और L2 में 512 KB पर कोर है और L3 में 8 MB शेयर्ड बिटवीन ऑल द कोर्स हैं। तो ये हो गया हमारे तीनों के तीनों कैश लेवल्स में डिफरेंसेस। ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कैश मैपिंग। तो कैश मैपिंग के बारे में हम लोग बस एक ब्रीफ आइडिया इस वीडियो में लेंगे और तीनों का जो एक्सप्लेनेशन है और क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो कैश मैपिंग इज़ अ टेक्निक बाय विच द कंटेंट ऑफ द मेन मेमोरी इज़ ब्रॉट इनटू द कैश मेमोरी। तो हम लोगों ने इतना तो अभी तक ही समझ ही गए कि जब भी हमें कोई डेटा CPU को चाहिए होगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो पहले जाके कैश में चेक करेगी। अगर कैश में मिल गया सो कैश हिट, वहाँ से जो डेटा है वो रिट्रीव कर लेगा। अगर वो वहाँ नहीं मिला तो कैश मिस। तो क्या होएगा कि जो मेन मेमोरी होगा उसमें हमारे जो भी डेटा होगा उस डेटा को उठाएगा, उसकी कॉपी क्रिएट कर देगा कैश में और फिर CPU उस कैश से वो डेटा उठा लेगा। तो इसके करने का यही सिंपल सा कारण है कि जब फर्स्ट टाइम वो CPU एक्सेस करेगा मेन मेमोरी को तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर उसके बाद जब अगर वो कॉपी हो गया डेटा उसका कैश में आ गया तो नेक्स्ट टाइम जैसे CPU को वही डेटा चाहिए होगा तो कैश से ले लेगा, तो उसमें कम टाइम लगेगा, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है इससे। सो इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो मेन मेमोरी है उससे जो डेटा उठ के कैश में आया उसे हम लोगों ने मैपिंग कहा। और वहीं पर जैसे ये SSD हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो यहाँ पर से अगर कोई डेटा उठ के मेन मेमोरी में आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं पेजिंग। सो प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग कंटेंट फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड पेजिंग एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग कंटेंट फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी इज कॉल्ड मैपिंग। ओके, तो हमारे पास जो कैश मैपिंग के है 3 टाइप्स। पहला एसोसिएटिव मैपिंग, दूसरा डायरेक्ट मैपिंग, तीसरा है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम की तरह देखते हैं। सो ये हमारे पास CPU है, फिर कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, और यहाँ मेन मेमोरी में हमारे पास 32K × 12 लिखा है। अब इसका क्या मतलब है? सो 32K × 12, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 5, K का मतलब किलोबाइट यानी 2 to the power 10 × 12। अब ये हो गया हमारा 2 to the power 15 × 12। ये हम लोगों ने पीछे थोड़ा बहुत जब इंस्ट्रक्शन और मेमोरी और कैसे हमारी जो मेमोरी होती है वो सेल्स में डिवाइडेड उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो इसका 2 to the power 15 का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास जैसे जो मेमोरी का स्टैक टाइप होगा उसमें कोई सेल है
तो हमारा जब CPU किसी भी सेल को एक्सेस करेगा तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो उस सेल का एड्रेस होएगा वो 15 बिट्स में होगा और जो उस सेल के अंदर वैल्यू होगी वो 12 बिट्स में होएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है ये वही 512 × 12 ये कैश मेमोरी का है और CPU का। तो CPU को इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कैश में दिखेगा, कैश में नहीं मिली तो फिर वो जाएगा मेन मेमोरी में, फिर मेन मेमोरी से कैश पे कॉपी कर देगा और फिर डायरेक्ट CPU ले लेगा। तो ये है हमारे कैश मैपिंग। कैश मैपिंग के जो 3 टाइप्स जैसे कि डायरेक्ट मैपिंग, उसमें क्या होता है कि हर मेमोरी का फिक्स्ड कैश लोकेशन होता है और फुल्ली एसोसिएटिव में जो भी हमारे मेमोरी ब्लॉक हैं वो कहीं भी प्लेस किए जा सकते हैं इन कैश लाइन। फिर जो थर्ड है सेट एसोसिएटिव मैपिंग, वो हमारे जो डायरेक्ट और एसोसिएटिव का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है जिसमें कैश को हम लोग सेट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक ब्लॉक सेट के अंदर किसी भी लाइन में स्टोर हो सकता है। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन और एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।